हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में। फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद एनबीसीसी को एनसीएलटी से यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल से सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है और आज का एपिसोड इसी टॉपिक पर है जिसमें हम आपको एनसीएलटी के ऑर्डर की खास बातें बताएंगे जिस ऑर्डर को एकदम स्पेशल और मजेदार बनाती हैं। क्या मॉडल होगा एग्जीक्यूशन का जो आम्रपाली से हटकर है, प्रोजेक्ट और उसकी लोकेशन क्या है, उनकी यूनिट्स कितनी है, फेज वाइज प्लान के साथ साथ इंसॉल्वेंसी लॉ का एक ऐसा फ्यूचर प्लान भी बताएंगे जिसकी आहट इस ऑर्डर से मिली है। इसलिए ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यही हमारा एक्चुअल मोटिवेशन है। एनसीएलटी के ऑर्डर के अनुसार एनबीसीसी को 30 मार्च 2025 तक सभी स्टॉक प्रोजेक्ट को बनाने और पोजीशन देने की डेडलाइन के साथ साथ एक कंप्रिहेंसिव रोड मैप एनसीएलटी कोर्ट में जमा करना है। 1 अप्रैल 2025 से सभी प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू करना है जिसमें कुल मिलाकर 50,536 यूनिट्स हैं लेकिन केवल आधे ही बनाए जा सके हैं। ऐसे में लगभग 25,000 यूनिट बनाए जाएंगे और इनमें से लगभग 10,000 यूनिट्स अभी बिके नहीं है। कुल मिलाकर 40,000 मौजूदा घर खरीदार को सीधा फायदा मिलेगा और 10,000 नए यूनिट्स में घर खरीदने का मौका बनेगा। खास बात यह है कि बीबीए के अनुसार होम बायर से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की डिमांड नहीं की जाएगी सिवाय उनके वैलिड ड्यू अमाउंट के जो उन्हें देना होगा। बाकी का पैसा फ्रेश सेल और लोन के अमाउंट से जुटाया जाएगा। अब बताते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन और उनका बजट और एनबीसीसी का प्लान। एनबीसीसी द्वारा अगले 36 महीनों में सुपरटेक के सभी अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कर लेने की योजना है लेकिन इन 36 महीनों को 3 चरणों यानी फेजेस में बांटा गया है। पहले फेज में नोएडा का केप टाउन और इको सिटी तथा ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 2 व 3, स्पोर्ट्स विलेज और सीजर सूट्स कंप्लीट होंगे, यानी इनमें सबसे कम काम होना है इसलिए ये सबसे पहले पूरे होंगे। दूसरे फेज में नोएडा का नॉर्थ हाई, ग्रेटर नोएडा का इको विलेज 1, अप कंट्री, मेरठ का स्पोर्ट सिटी, शॉपिंग मॉल और ग्रीन विलेज है। सबसे ज़्यादा समय गुरुग्राम के हिल टाउन, अराविले, रुद्रपुर के रिवर क्रेस्ट और बेंगलुरु के मिकासा प्रोजेक्ट में लगेंगे जो तीसरे फेज में यानी सबसे लास्ट फेज में पूरे होंगे। एनसीएलटी का ऑर्डर देहरादून के दून स्क्वायर पर लागू नहीं होगा जो एनसीएलटी के अंतर्गत 17वां प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण में एनबीसीसी 9500 करोड़ पर खर्च करेगा जो सुपरटेक के दिए गए बजट से दोगुना है। खैर अब आते हैं सुपरटेक में एनबीसीसी का मॉडल कि क्या है। सुपरटेक में एनसीएलटी के ऑर्डर के अनुसार हर प्रोजेक्ट के लिए आवंटियों की एक अलग अलग समिति गठित की जाएगी और इनमें एनबीसीसी भी अपना एक सदस्य नामांकित करेगा। इन सब की निगरानी और संचालन के लिए एक टॉप कमेटी का गठन होगा। इसके बाद आईआरपी इन समितियों के कामकाज की शर्तों और प्रक्रिया पहले से तैयार वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। एनबीसीसी द्वारा हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोले जाएंगे जिनका नाम एनबीसीसी सुपरटेक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के आधार पर रखे जाएंगे जिनमें संबंधित प्रोजेक्ट से मिलने वाला सारा पैसा जमा किया जाएगा। अकाउंट से केवल प्रोजेक्ट की सहमति से जो संबंधित टॉप समिति है या फिर जो प्रोजेक्ट की समिति है और आईआरपी संयुक्त रूप से पैसा निकाल सकेंगे, यानी ये अकाउंट ज्वाइंट रूप से आईआरपी और एनबीसीसी से नामित व्यक्ति के जरिए ही ऑपरेट किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं ऑर्डर का वो स्पेशल पॉइंट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। एनबीसीसी को यूपी रेरा की देखरेख में सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट का निर्माण और कब्जा देना होगा। एनसीएलटी से आए इस ऑर्डर के इस पार्ट के बहुत बड़े मायने और फायदे हैं जो होम बायर्स को समझना होगा क्योंकि आम्रपाली पर यह मॉडल लागू नहीं हुआ था। यानी यूपी रेरा के पोर्टल पर सुपरटेक के प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कंप्लायंस पूरे करने होंगे जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अप्रूवल लेने होंगे, मैप का रिवैलिडेशन कराना होगा, प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन लेना होगा, टाइमली क्यूपीआर अपडेट करना होगा, बैंक अथॉरिटी का बकाया भी देना होगा और रेरा से जारी होने वाले हर आदेश का पालन करना होगा जैसा कि एक सामान्य बिल्डर करता है। इसलिए यह ऑर्डर खास है क्योंकि सुपरटेक में एनबीसीसी की जवाबदेही निर्माण से पोजीशन तक बनी रहेगी डेडलाइन के साथ। आज के डेट में एनबीसीसी के ऊपर आम्रपाली के प्रोजेक्ट में कोई डेडलाइन नहीं है और पैसा 100% लेने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, केवल ओसी की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और हर प्रोजेक्ट में पोजीशन बढ़ने के साथ साथ नई समस्या सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि एनबीसीसी ने ऐसी जवाबदेही से बचने की कोशिश की थी लेकिन कोर्ट ने पकड़ लिया। लास्ट सेशन पे आते हैं जो है हमारा एनसीएलटी के प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर प्लान। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई देश में दिवालिया कानून के तहत एनसीएलटी में आने वाले मैटर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, ऐसा उसने बताया है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि एनसीएलटी के ऊपर लोड कम किया जाए और मामलों के जल्दी रेजोल्यूशन के लिए क्रेडिटर्स यानी लेनदारों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसमें दिवालिया प्रक्रिया वाले संस्थान के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कानूनन शक्तियां प्रदान की जाएंगी और उन्हें रेजोल्यूशन प्रोसेस में अलग से जोड़ने या प्रयास करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इसका उद्देश्य कोर्ट के बाहर सेटलमेंट के प्रयास करना तथा रेजोल्यूशन प्रोसेस में लगने वाले समय को कम से कम करना है। शायद इसी की एक झलक सुपरटेक के मैटर में देखी है जिसमें रेजोल्यूशन प्रोसेस को शॉर्ट करते हुए एनसीएलटी यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बायर्स की सहमति से एनबीसीसी को 16 प्रोजेक्ट का पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करके अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कराने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल जो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में प्रेस कर दें। धन्यवाद।